हेलो एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हिस्ट्री अनर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोला था, हम इस वीडियो लेक्चर में पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें मैं उस वीडियो को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ना। जब हम पॉलिटी के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है यहाँ पे कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं जा रहा, बट पॉलिटी को बेसिक फ्रेमवर्क पे समझे तो इसका मतलब होता है एक ऐसा ढांचा, ठीक है, एक ऐसा सेटअप, ठीक है, जहाँ पर आपके ऊपर रूल करने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, आपके पास एक टेरिटरी होगी। सी स्टेट में डिफाइंड टेरिटरी होती है। मैं जब पॉलिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो इसे इंटरकनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं मैं आपको स्टेट की डेफिनेशन आपको मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इज़ बेसिकली अ सेटअप जहाँ पे आपके कोई रूल करने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है। ठीक है, दे मस्ट बी सम रूलर एंड दे मस्ट बी सम द पीपल हु आर रूल्ड। ठीक है, जिनके ऊपर रूल करा जा रहा है। तो ये पॉलिटी का स्ट्रक्चर होता है। कई सारे डिबेट्स हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के अपने व्यू पॉइंट्स है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स के अपने व्यू पॉइंट्स है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट्स, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ थॉट, सबके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। एक द मोस्ट आई वुड से एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट जो आता है कि स्टेट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ठीक है, अब स्टेट इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना शुरू होती है बिकॉज यहाँ से एक ट्रांजिशन पीरियड पे है जो स्टेट फॉर्मेशन को हम जिस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये माना जाता है प्राइमरी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ होती है तो आपकी याद रखना, जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ होगी वैसे वैसे इन डिफरेंसेस सोसाइटी में क्रिएट होंगे। कुछ के पास ऐसा होगा जिनके पास सरप्लस होंगे, कुछ के पास होंगे जिनके पास सरप्लस नहीं होगा। तो कुछ प्रॉफिट में रहेंगे, कुछ प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? वी फाइंड कि आपके कन्फ्लिक्ट्स होंगे। कन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एंड टू प्रिवेंट दैट थिंग, जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, जो आपकी पॉलिटिकल जो आई वुड से वेल्दी सेक्शन सोसाइटी होती है, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो उस केस में क्या होता है, वो ये कोशिश करते कि जितना ज़्यादा पीस या शांति बनाए रखा जा सके सो दैट ट्रेड एंड कॉमर्स में नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और ऐसा एक व्यू पॉइंट डीडी कौशाम्बी भी हमें देने की कोशिश करते। ठीक है, तो आपने सुना होगा डीडी कौशाम्बी के बारे में, तो ये हमें इस व्यू पॉइंट को देने की कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आफ्टर बैटल ऑफ दस राजना क्या होता है? बैटल ऑफ दस राजना के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो लेक्चर्स में आप प्रीवियस जाके देख सकते हैं। बैटल ऑफ दस राजना के बाद क्या होता है? जो किंग सुदास होता है, मैंने बताया था, वो जाके आपकी यमुना नदी पे जाते हैं, फिर वहाँ से आपकी सरस्वती नदी के पास जाके सेटल डाउन होते हैं। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है कि देखो, पुरुष हमें पता है, मैंने पुरुष के बारे में बात किया था, हमें ये भी पता है कि कई सारे ऐसे आपके 30 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं जिनके बारे में एक्चुअली ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, और पंच मानुष जिनके बारे में मेंशन किया गया था उसमें पुरु भी आते हैं। पहली बार देखें तो हम पुरु और भरत क्लैन जो थे उनके बीच में दोस्ती हुआ करती थी। बट ऐसा भी तो होता है कि शायद आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपके किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके उतने अच्छे दोस्त ना रहे हो, और हो सकता है कि शायद वो आपके दुश्मन भी बन गए हो सकता है वापस आपके दोस्त बन गए हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। यही चीज़ हमें देखने मिलता है कि भरत और पुरुष के बीच में भी होता है। तो कई बार वो एक साथ भी रहे और कई बार वो अलग अलग भी रहे, जो बैटल ऑफ दस राजना में देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या है उसके बाद वो जाके सेटल डाउन करते हैं। नाउ आफ्टर सेटलमेंट होने के बाद जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या पॉइंट होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखने मिलता है कि बेसिकली वो एक टेरिटरी में जाके सेटल डाउन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्या इनके पास कोई फिक्स टेरिटरी थी? फिक्स टेरिटरी, तो आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ये अभी भी एक ट्राइबल कम्युनिटी काइंड ऑफ एक, इफ नॉट इन देयर प्योर फॉर्म, बट वो एक नोमैडिक कम्युनिटी तो थी। अब क्योंकि नोमैडिक कम्युनिटी थी एंड ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक वॉर तो नहीं बट कंटिन्यूस बेसिस पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? कैटल है। तो आपको अपने कैटल को प्रोटेक्ट करना है, और जितना ज़्यादा आपका पावर इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा टेरिटरी होगी। बट ये भी तो एक पॉइंट है कि जो राजा है, अब राजा क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। पॉइंट होता है कि जो राजन होती है
चलिए बात करते ही है। तो राजन क्या होता है? राजन एक बेसिकली एक इंडिविजुअल होता है जो कि उस क्लैन का चीफ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि राजा, जो हमें एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है राजा होगा, जैसे कि राजा अशोका हो गए या फिर आपके राजा जैसे बलबन हमें देखने मिलते हैं, क्या एक वैसा फिगर है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राजा एक इंडिविजुअल तो होता है बट बहुत लिमिटेड पावर्स के पास साथ, और क्या कहें, बहुत ही नेग्लिजिबल पावर्स के साथ, ठीक है। एक्चुअल पावर जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है वो एक्चुअली लोगों के पास में होता है या फिर पुरोहित के पास में होता है। दो इंपॉर्टेंट पुरोहित थे, याद रखना, उनका नाम था वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है। तो होता क्या है कि यहाँ पे पुरोहित होते हैं। पुरोहित का काम बेसिकली होता है कि हमेशा राजा को असिस्ट करना, पूजा पाठ करवाना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुरोहित को ये माना जाता है कि वो बेसिकली ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह अवेलेबल है। अब अगर उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हो तो वो उनको पता चल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो तो उनको पता चल रहा है। ये पुरोहित के बारे में माना जाता था। तो उनको बोला जाता है कि ये जो पूरा अंडा है, मतलब जो धरती है, उसको अंडा की तरह बताया गया है। तो इस अंडा को गवर्न करने का काम जो है पुरोहित करते थे, क्योंकि पुरोहित के पास माना जाता था कि ये भगवान से सीधा आपको एक ब्रिज की तरह काम करे। तो ये बहुत पावरफुल है, इसी वजह से कहीं ना कहीं या तो बहुत सम्मान से या डर से लोग इनकी इज्जत करा करते थे। और पुरोहित का काम डेफिनेटली होता था कि राजा को असिस्ट करने का। और राजा जो होता था उसकी जिम्मेदारी दो प्राइमरी होती थी। पहला, कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल। एंड दूसरा, कैटल को प्रिजर्व करके रखना, कैटल को बचा के रखना, और जितना ज़्यादा हो सके कैटल्स को और लेके आना, क्योंकि वो एक साइन ऑफ प्रेस्टीज था, एक साइन ऑफ प्रेस्टीज कह लो या आई वुड से पावर का एक सिंबल हुआ करता था। तो ये चीज़ थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें तो राजा जो हुआ करता था उसको कंपल्सरली मैं बोलूँ तो 4 शादी करना ज़रूरी पड़ता था। और शादी का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मतलब था, देखिए मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इन टेक्निकल सेंस एकेडमिक पर्सपेक्टिव से है। तो जब भी आप मेरे पास इस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो अपने दिमाग में जो प्रीवियस आपके प्रेजुडिसेस बने हुए हैं या फिर जो भी आपके आइडियाज़ है उनको साइड रख कर आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। मुझे आपके इमोशंस को या फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं यहाँ पर आपको ट्रू द फैक्ट जो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर एंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो शादी होता था प्राइमरली उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? बच्चा, वो भी मेल हायर, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली एक इंडिविजुअल चाहिए, मेल एक आपको चाहिए, क्योंकि वो आपके ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगा लीनिएज पैटर्न पे। तो कई सारे डिबेट हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बेसिकली देख रहे हैं लीनिएज पैटर्न है, लीनिएज। अब इसके बारे में हमें कई सारे स्कॉलर्स हैं जो बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर मैं प्रोमिनेंट स्कॉलर की बात करूं तो उनका नाम है रोमिला थापर, ठीक है। तो रोमिला थापर भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करती है कि लीनियज से स्टेट स्ट्रक्चर में किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ, जिसके बारे में मैं लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपद में ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा बेटर। बट यहाँ पे क्या देखिएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैडम रोमिला थापर ये कहती है कि जो आपका कोर स्ट्रक्चर था वो लीनियज था। क्यों? बिकॉज एंसेस्ट्री बेसिस पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो गवर्न हो रहा था एंसेस्ट्री पूर्वजों के साथ, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप। और इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट नहीं था, क्योंकि स्टेट कभी पर्सनल नहीं हो सकता, वो इम्पर्सनल होता है। ये भी सारी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, नो इश्यूज़, मैं आपको ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करूँगा फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमेशा हमें देखते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता था तो जो भी पुरोहित हुआ करते थे वो प्राइमरी सेक्रीफाइसेस करा करते थे। अब सेक्रीफाइस को भी एसोसिएट करता है जाता है कि किस तरीके से सेक्रीफाइस को रोकने के लिए एंड किस तरीके से कैटल्स को प्रिजर्व करने के लिए जो आइडिया ऑफ अहिंसा डेवलप किया लेटर वैदिक पीरियड में, खासकर जब आपके शामनिक लीजन्स हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आते हैं, उन्होंने किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया, उसमें भी कई व्यू पॉइंट्स हैं। सो वो हम फर्दर एक्शन डिबेट कर ज़रूर बताएं, मैं बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे आता है कि सैक्रिफाइसेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉपुलर थे। अब सैक्रिफाइसेस क्या होता है? सैक्रिफाइस होते हैं बलि देना। 3 तरीके के सैक्रिफाइसेस परमानेंटली माने जाते हैं। एक होता है आपका अश्वमेध यज्ञ, एक होता है राजसूय यज्ञ, एक होता है वाजपेय यज्ञ, ठीक है। तो अब ये अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ये तीनों यज्ञों के बारे में बता रहा हूँ सो दैट कि फर्दर लेक्चर्स में हमारे लिए बेटर होगा और इजी होगा चीज़ों को समझने में। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में होता है क्या है कि बेसिकली एक काइंड ऑफ
ब्लड लेस एक्सपेंशन का एक तरीका था जो कि राजा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनाया करते थे। होता क्या था कि मैंने मान लीजिए एक घोड़ा मेरे पास है, अश्व है। मैंने क्या किया, वो मेरा शाही अश्व है, वो मैंने उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भगाया। ठीक है, कि आप मतलब उस अश्व को छोड़ दिया। अब वो अश्व जिस जिस डायनेस्टी से भी है, जिस जिस स्टेट से भी है, जिस जिस किंगडम से भी, राइट टू से किंगडम, वहाँ से क्रॉस करेगा तो वो किंगडम मेरा हो जाएगा। अगर इन केस कोई भी किंगडम ये बोलता है कि जो अश्व मेरे किंगडम से गुजरा है, उस अश्व के जो ओनर है, मैं उनकी सुपीरियोरिटी या हेजीमनी को या उनके मालिकाना को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं उनका सबॉर्डिनेट नहीं बनना चाहता हूँ। तो क्या ऑप्शन होता है, तब युद्ध होगा, तब लड़ाई होगी। अदरवाइज़ अगर आप ये मानते हो कि मैं एज सुपीरियर हूँ और मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ एंड आप सबॉर्डिनेट बन सकते हो, क्योंकि अगर आप हार जाओगे तो आपकी टेरिटरी मेरे पास आ जाएगी, तो आपकी सब हो जाती थी। तो बेसिकली क्या होता था, ये काइंड ऑफ ब्लडलेस एक्सपेंशन का एक तरीका था। 3 दिन से एक सप्ताह तक का ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें चलती थी। सेकंड आता है राजसूया। अब राजसूया जो था वो प्राइमरली जो आपके ओल्ड किंग्स, जो बूढ़े किंग्स होते थे, उनके बीच में होता था। इसमें क्या था, इसमें जो सोम, जिनके बारे में बताते हैं, प्लांट के जो से जो पुष्प के जो आपके भगवान होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉयल अभिषेक कराया जाता था। जो भी आपके राजा इस सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज कर रहे होते थे, तो उनके जो स्टेट में पुरोहित होते थे वो इस यज्ञ को करते थे। और इसमें क्या होता था कि आपकी बेसिकली मेंटल स्टेबिलिटी को चेक करने की कोशिश की जाती थी कि आप कितने बैलेंस्ड हो। कैसे की जाती थी, आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सोमा को कंज्यूम करना होता था। सोमा एक काइंड ऑफ आपका इंटॉक्सिकेंट की तरह आप आज कहते हो, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसको आई वुड से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था। तो हाँ, ऑब्वियसली इसके एक आपकी इम्पैक्ट तो आपको माइंड पे देखने मिलेगा ही। तो कितने देर तक और कितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे चेक रहता था। जो भी आपका लास्ट मैन स्टैंड्स, तो वो आपका केस में वो किंगडम जीत जाता था। थर्ड होता है वाजपेय। अब वाजपेय किंगडम जो था वो काइंड ऑफ चैरियट रेस था, सॉरी यजना जो है चैरियट रेस की कॉम्पिटिशन थी। जो भी राजा आपका करवा रहा है, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो है पुरोहित आपका यज्ञ कर रहा होगा। एंड यहाँ पे देखा जाता था कि बेसिकली चैरियट रेस होता था, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस को भी कंडक्ट करा जाता था टू प्राइमरली एक होमेज देने के लिए आपकी मदर अर्थ को, सो दैट कि जब भी राजन उस धरती माँ के ऊपर अपने रथ को दौड़ाएंगे तो धरती माँ उनकी मदद करेंगी जीतने में। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट जो है माना जाता था। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि आपका बिना लड़ाई करे, बिना खून बहाए आपका एक्सपेंशन होता था, प्रेस्टीज बढ़ती थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती थी, सुप्रीमेसी बढ़ती थी। ये कुछ आपको एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा याद रखिएगा, कुछ ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज तो हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझना इन जनरल में इंपॉर्टेंट है। तो क्या है जना। अब जना का मतलब क्या होता है, एज रिपर ऋग्वेदा, जना का मतलब जो है वो आता है ट्राइब। ठीक है, जना का मतलब होता है ट्राइब। फिर आता है ग्रामा। ग्रामा का मतलब काइंड ऑफ गाँव से जोड़ सकते हो, विलेज से जोड़ सकते हो। विश, विश का मतलब होता है आई वुड से क्लैन। ठीक है, एंड जो गन है, गन का मतलब होता है लीनिएज। लीनिएज क्या होता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये चार जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको बिल्कुल याद रखिएगा। राजा ने उनके रोल के बारे में बता दिया, पुरोहित है उनके रोल के बारे में मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ गविष्ठी और गोपति क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि कैटल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स देखा जाता है उससे बहुत ज़्यादा टर्म्स जो है वो काउ से या उनके चीज़ों से ही जुड़ी हुई रहती थी। तो गोपति या गवस्ती हो गई, तो यहाँ पे वो उससे जुड़ी हुई है। गोपति कौन होता था, प्राइमरी माना जाता था जो काउ को प्रोटेक्टर है, या खासकर जिनके पास बहुत ज़्यादा काउज हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काउ है जो कि वेल्थ का एक सिनोनिम है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर हो। गविश्ती कौन होते थे, गविश्ती काइंड ऑफ ऑफिशियल हुआ करते थे, जिनकी जिम्मेदारी होती थी ना सिर्फ आपके आई वुड से मतलब होता है जो काउ को ढूंढा करते थे, काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो। गविश्ती का मतलब यहाँ पे होता है। अगर आप देखोगे सेनापति जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होते थे, उनका भी उनकी मेन जिम्मेदारी क्या होती थी, उनकी मेन जिम्मेदारी होती थी एज ए रोल ऑफ गविश्ती को परफॉर्म करना। तो कई बार जो रोल ऑफ गविश्ती होती थी वो सेनापति परफॉर्म करते थे।
एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है व्रजपति। व्रजपति का काम होता है जो पैस्चर लैंड होते थे उनको उनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी इनकी होती थी। कई बार आपको व्रजपति देखने मिलेंगे, कई बार नहीं देखने मिलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें आपकी सभा और समिति आती है, और ये सभा समिति इतनी रेलिवेंट है जिसकी हम बात करें तो जो जायसवाल हमारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है वो इस चीज़ को एसोसिएट करते किस चीज़ से, वो इस चीज़ को एसोसिएट करते प्राइमरली आपके डेमोक्रेटिक एलिमेंट के साथ। एंड जो भी आपके एज बीइंग अ नेशनलिस्ट स्कॉलर ऑब्वियसली बात है वो वेस्टर्न व्यू पॉइंट के अगेंस्ट एंड उनसे कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं। एंड आज भी अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा डिबेटेबल एस्पेक्ट है, क्या हमारे देश में इवन एट अ टाइम जब से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या हमारे पास थी? तो टू एन एक्सटेंट माना जाता है कि देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं कहना सही रहेगा, बट हाँ काइंड ऑफ एक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हाँ काइंड ऑफ थी। एक काइंड ऑफ आपके प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थी, तो ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, ठीक है, या आप इससे कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सभा और समिति में डिफरेंस क्या था। सभा और समिति में डिफरेंस ये हुआ करता था, पहली बात ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में सभा समिति का जो एक पूरा कोनोटेशन था वो डिफर करता है। तो यहाँ पर मैं दोनों बीच में डिफरेंस बताऊंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सभा में पहले सिमिलैरिटीज़ क्या होती थी दोनों बीच में, कि यहाँ पे विमेंस की पार्टिसिपेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलाउ हुआ करती थी, ठीक है। दूसरी, आपके यहाँ पे बड़े लोग जो होते थे गांव के वो इसको इवेंट को हेड करते थे। तीसरा, अगर आपके राजा है उनको भी कंपल्सरली आना होता था सभा में, समिति में ज़रूरी नहीं हुआ करता था, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी सब कुछ थी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है लोगों के सामने है, तो ट्रांसपेरेंसी है और डेमोक्रेटिक एलिमेंट इसी वजह से ये कहा जाता है। और क्योंकि आपका सब कुछ सिस्टम यहाँ पे देखने मिलता है सब कुछ एक ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, इसलिए स्टेबलाइज भी है, सिस्टमेटिक भी है। डिफरेंस क्या हो रही है, सभा एक काइंड ऑफ जनरल असेंबली है, यहाँ पे लोग पेड़ के, जैसे आपके जो एल्डर्स है वो पेड़ के नीचे आके बैठ रहे हैं, लोग उनके सामने आ रहे हैं, कंपल्सरली आना पड़ रहा है, राजा की प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट है। एंड आके जो एक रेगुलर बेसिस पे जो डिस्कशंस है, जैसे कि मिलिट्री फंक्शन कैसे होगी, फिर आपके बाकी जो वेस्ट एक्टिविटीज़ है विलेज के वो कैसे एक्टिविटीज़ होंगे, तो वो सभा में बात की जाती थी। समिति वॉज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ ऐसा एक आपका बॉडी जहाँ पे नेक्स्ट युवराज कौन होगा उसके चयन के लिए होते थे। तो प्राइमरी कई सारे टेस्ट हुआ करते थे इस चीज़ को चेक करने के लिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है उसमें आ जाता है कि आपके ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड काइंड ऑफ फिजिकल टेस्ट किया जाता। सबकी प्रेजेंस इसमें इंपॉर्टेंट थी इंक्लूडिंग विमेन, एंड दैट इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस केस, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ तक क्लियर होता है, ठीक है। विद्धत एंड आई वुड से गना। विद्धत एंड गना में डिफरेंस क्या है कि विद्धत और गना दोनों अगेन एल्डर्स हेड करते थे। विद्धत ने प्राइमरीली जो है आपका एक काइंड ऑफ फोक असेंबली की तरह हम इसको देखते हैं। और अगर हम ऋग्वेद में बात करते हैं तो 122 टाइम 122 टाइम्स इसको मेंशन करा गया है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करा जाता था, काइंड ऑफ किस तरीके क्या अलग किस टाइप का आपका क्रॉप जो है उसको कल्टीवेट किया जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होनी चाहिए, कितनी भी वहाँ पे सिंचाई होनी चाहिए। बाली जो कि एक काइंड ऑफ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऑब्वियसली ऑप्शनल कह सकते हो या फिर आपके मन मर्जी से, बट बस लेटर वैदिक पीरियड में तो कंपल्सरी टैक्स बन जाती है। तो हाँ, बाली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा होगा। फिर भगवान इंद्र माना जाता है कि इस जो विद्धत था उसको हेड करा करते थे, और भगवान अग्नि जो है वो यहाँ पे प्रीस्ट हुआ करते थे। देखिए अब यहाँ पे भी कई सारे डिबेट है, तो एक ये भी डिबेट आता है कि क्या भगवान जो इंद्र हैं उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, या फिर आप उसको एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म पे देख सकते हो जहाँ पे जो हेड है उनको भगवान इंद्र से जोड़ा जा रहा है, या फिर भगवान इंद्र को जो है वो एक काइंड ऑफ एक ऐसा इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग की तरह देखा जा रहा है, या फिर एक कोनोटेशन जो ये माना जा रहा है कि वो पूरे इवेंट को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस गण को। तो कई सारे इसमें भी डिबेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गना क्या होती है, गना एक काइंड ऑफ विलेज असेंबली होती है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो राजन की पार्टिसिपेशन ऑप्शनल होती है। ये सेम गोज विद विद्वत, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरली जुडिशियल मैटर्स पे डिस्कशन करने के लिए होते हैं, यानी कि जो भी डे टू डे बेसिस पे आपके छोटे मोटे क्राइम्स है, पीटी क्राइम्स हैं, उनको डिस्कस यहाँ पे किया जाती है, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे उसको एड्रेस करने की भी कोशिश करी जाती थी। ये चीज़ हमें बहुत एविडेंटली यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई इस तरह का कोई क्राइम किया है, तो अब कैसे उसको पनिशमेंट दी जाएगी।
तो बहुत बेसिक पनिशमेंट्स हुआ करती थी, जैसे कि मान लो आपको पेड़ में बांध दिया गया, या फिर आपको खाना नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा, या फिर आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे करी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है बाली। बाली के बारे में मैंने बात कर लिया कि पहले जो है वो ऑप्शनल होता था, काइंड ऑफ एक ऑप्शनल काइंड ऑफ टैक्स था जिसको पे किया जाता था। क्यों? बिकॉज ये माना जाता है क्योंकि सब कुछ जो है वो राजा को बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हो पॉइंट क्या है कि ये जो आइडिया सब कुछ जो बिलोंग करता है वो लिटर पे देख पीरियड में था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, इसी वजह से इस टाइम पे ऑप्शनल था। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए आता है कि पावरफुल ज़्यादा कौन था, किंग या जनक? तो अर्ली वैदिक पीरियड में याद रखिएगा, अर्ली वैदिक पीरियड में जनरल हुआ करते थे, जो ग्रामपति हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे, राजन नहीं थे। लेटर वैदिक पीरियड में डेफिनेटली आपके राजन इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसका सिंपल सा कारण ये कि कंटिन्यूस उसमें लड़ाई हो रही होती है, एंड एज अ रिजल्ट जो पावरफुल होते हैं वही राजा ही बनते थे, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पर लड़ाई की वजह से उनकी पोजीशन को हम देखते हैं कि स्ट्रेंथन होती जा रही थी। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटी एज अ चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए आता है वो है इकोनॉमी। उसके बाद है हमारे लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी है और सोसाइटी है। ठीक है। सो इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन कॉम्प्रिहेंसिव वे दोनों को क्लब करके कवर अप कर दूंगा। ठीक है। एंड देन वी विल मूव टू लेटर वैदिक पीरियड। सी, ये वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मल्टीपल टाइम्स इसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो में भी आपको मल्टीपल पार्ट्स में आ रहेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके साथ इस चीज़ को डील करना है। टिल देन study hard and wait, thank you for your time. ठीक है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर करें इस वीडियो लेक्चर्स को। एंड डेफिनेटली अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछोगे तो भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम अकाउंट में पूछोगे तो वहाँ मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे आपको सूट करे आप वहाँ पे वो कर सकते हो। एंड उसके बियॉन्ड ये थी, ये मैंने आपको सजेस्टेड बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप परचेज करें, उसे पढ़ें जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना है। ठीक है। टिल देन एंजॉय, स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।